तो सोचिए जरा, साल है 2026 और मिडिल ईस्ट ना एक ऐसे नए संकट के मुहाने पर खड़ा है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। सवाल ये है कि जब टेंशन इतना बढ़ जाए, अपनी हदें पार कर जाए तो होता क्या है। देखिए, ये सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके सेंटर में है पावर, इन्फ्लुएंस और एक एक बहुत ही जरूरी चेहरा जो पर्दे के पीछे से सारे तार हिला रहा है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि असल में चल क्या रहा है। तो इससे पहले कि हम किरदारों और पॉलिटिक्स की गहराइयों में जाएं, सबसे पहले एक बेसिक सवाल पूछना जरूरी है। आखिर इस संकट की जड़ क्या है? ये क्यों हो रहा है? ये बस कोई एक घटना नहीं है, नहीं, बल्कि ये घटनाओं की एक पूरी चेन है जिसने इस पूरे इलाके को, आप कह सकते हैं, एक एक ज्वालामुखी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसी सवाल का जवाब इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी है। तो ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है? देखिए, हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। काबुल में बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बॉर्डर पर देखें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच टेंशन हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। और इस पूरे हंगामे के बीच में ईरान पर जबरदस्त प्रेशर है। एक तरफ से मिलिट्री थ्रेट्स और दूसरी तरफ से इंटरनेशनल सैंक्शंस जो उसकी इकोनॉमी को तोड़ रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा इलाका एक बारूद के ढेर पर बैठा है, बस एक चिंगारी का इंतजार है। अब ये जो पूरा जाल बिछा हुआ है ना, इन उलझे हुए संघर्षों का, इसे सुलझाने के लिए हमें हेडलाइन से थोड़ा हटकर देखना होगा। इसका जवाब न तो आर्मी के पास है और न ही सिर्फ सैंक्शंस में। जवाब है एक शख्स के पास, एक ऐसा इंसान जो शायद आपको न्यूज़ में हर रोज न दिखे, लेकिन पर्दे के पीछे से वही सारे तार खींच रहा है। और ये नाम है अली लारिजानी। ये सिर्फ ईरान की स्ट्रैटेजी को समझने की चाबी नहीं है, बल्कि ये पूरे रीजन के फ्यूचर को समझने की चाबी है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये है कौन और इस खतरनाक गेम में इनका रोल इतना इतना जरूरी क्यों है? तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि अली लारेजानी आखिर हैं कौन। जैसा कि हमने कहा, वो पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं, ईरानी पॉलिटिक्स के एक माहिर संचालक। देखिए, अली लारिजानी कोई नए खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ईरानी पॉलिटिक्स के एक बहुत ही मंझे हुए, एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी हैं। जरा सोचकर देखिए, वो पार्लियामेंट के स्पीकर रह चुके हैं, मतलब देश के कानून बनाने में उनका हाथ रहा है। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ नेगोशिएटर थे, यानी दुनिया की सुपर पावर्स के साथ टेबल पर बैठकर डील कर रहे थे। वो टॉप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके हैं। पिछले 30 साल से भी ज्यादा से वो पावर के बिल्कुल सेंटर में रहे हैं। हर क्राइसिस, हर पॉलिटिकल बदलाव उन्होंने सब कुछ देखा है। तो जब हम कहते हैं सिस्टम इनसाइडर, इसका असल में मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आपको पावर के वो सारे अनलिखे नियम पता हैं जो किताबों में नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि आप ही पब्लिक फेस हों, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे जितने भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस आप ही कर रहे हैं। जब भी कोई बड़ा संकट आता है ना, तो लीडर स्टेबिलिटी के लिए और रास्ता निकालने के लिए लारिजानी जैसे लोगों की तरफ ही देखते हैं। अब लारिजानी की ताकत को ठीक से समझने के लिए हमें ईरान के अनोखे पावर स्ट्रक्चर को देखना होगा। ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, और यहाँ जिसके पास ऑफिशियल पावर है, जरूरी नहीं कि फैसले भी वही ले रहा हो। अच्छा, ईरान में पावर के ना मोटे तौर पर 3 लेवल हैं। सबसे ऊपर है सुप्रीम लीडर, जिनके पास हर बड़े मामले में फाइनल वर्ड होता है। फिर आते हैं प्रेसिडेंट, जो सरकार का डे टू डे का काम देखते हैं। लेकिन शायद जो सबसे जरूरी लेवल है, वो है इनर सर्कल। ये लारिजानी जैसे एक्सपीरियंस्ड एडवाइजर्स का एक इनफॉर्मल नेटवर्क है। ये लोग एक तरह से वो गोंद हैं जो पूरे सिस्टम को जोड़कर रखते हैं, पावर के अलग अलग सेंटर्स के बीच ब्रिज का काम करते हैं। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। ईरान को एक बहुत बड़ी कंपनी की तरह सोचिए। सुप्रीम लीडर कौन है? वो है बोर्ड के चेयरमैन। प्रेसिडेंट कौन है? वो है सीईओ, जो रोज के ऑपरेशन संभालते हैं। और अली लारिजानी जैसे लोग, वो है सीनियर कंसल्टेंट्स, वो लोग जिनकी सलाह और एक्सपीरियंस के बिना कोई भी बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला लिया ही नहीं जा सकता। वो सिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो सवाल ये है कि ईरान में जो भी हो रहा है उससे बाकी दुनिया को क्या फर्क पड़ना चाहिए? फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो रीजनल क्राइसिस है ना, इसकी लहरें पूरी दुनिया तक पहुंचती हैं और हम सब पर असर डालती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20%। ये एक अकेला आंकड़ा बताता है कि ईरान ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इतना इतना जरूरी क्यों है। पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम के एक पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। और गेस व्हाट, ईरान इस बेहद जरूरी रास्ते को कंट्रोल करने में एक बड़ा रोल प्ले करता है। अब सोचिए, यहाँ जरा सा भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये पूरी सप्लाई चेन ठप पड़ सकती है। और अगर तेल की सप्लाई रुक गई तो इसका असर सीधा हम सबकी जेब पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। इससे हर चीज का ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, चाहे वो खाने पीने का सामान हो या इलेक्ट्रॉनिक्स। नतीजा, हमारे हफ्ते भर की ग्रॉसरी का बिल अचानक से बढ़ जाता है। मिडिल ईस्ट में जरा सी भी अस्थिरता पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की स्पीड को धीमा कर सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। हम यहाँ कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि एनालिसिस के आधार पर ये देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो क्या ईरान एक फुल फ्लेज्ड वॉर में जाएगा? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक बड़े युद्ध की संभावना सिर्फ 15 से 20% है। अब आप सोचेंगे, इतनी कम क्यों? क्योंकि ईरान की इकोनॉमी पहले से ही बहुत प्रेशर में है और एक फुल स्केल वॉर किसी के भी फायदे में नहीं होगा। ज्यादा चांस किस चीज का है? वो है लिमिटेड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स का, करीब 60 से 70% चांस, जैसे कि साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी वॉर्स या छोटी मोटी बॉर्डर झड़पें। ये कहीं ज्यादा रियलिस्टिक सिनेरियो है। और अगर हम ईरान के अंदर की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है? 70% चांस इस बात का है कि जो मौजूदा सिस्टम है वो बना रहेगा और सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिस्टम बहुत ज्यादा लचीला है और लारीजानी जैसे इनसाइडर्स की वजह से यह पहले भी कई बड़े संकट झेल चुका है और बच निकला है। संघर्ष बढ़ने का चांस 25% है और सिस्टम में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए इसका चांस तो ना के बराबर है, सिर्फ 5%। सीधी सी बात है, ये सिस्टम सर्वाइव करने के लिए ही बना है। ये हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। हम अक्सर नेताओं को अच्छा या बुरा के चश्मे से देखते हैं, है ना? लेकिन ये सवाल ही गलत है। ग्लोबल पॉलिटिक्स की दुनिया में लीडर्स कोई संत नहीं होते। वो अपने देश के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले बहुत ही स्किल्ड ऑपरेटर्स होते हैं। उन्हें अच्छा या बुरा के बॉक्स में फिट करना मतलब गेम की असलियत को न समझना। और शायद इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि पॉलिटिक्स में सिस्टम हमेशा किसी एक इंसान से बड़ा होता है। लीडर्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अनलिखे नियम हैं, मतलब जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो बना रहता है। यही ईरान की कहानी का असली मतलब है और यही वजह है कि लारीजानी जैसे इनसाइडर्स इतने पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो इस सिस्टम के गार्डियंस हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो हमें असल में ध्यान कहाँ देना चाहिए? उस चेहरे पर जो हमें खबरों में हर रोज दिखता है, या फिर उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर जो पर्दे के पीछे से चुपचाप काम कर रहा है और जिसे हम अक्सर देख ही नहीं पाते? इस सवाल का जवाब ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है।